फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि एक डायग्राम जिसमें कि बॉडी पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को हम शो करते हैं। उन फोर्सेस को नहीं जो बॉडी दूसरों पर लगाती है, बल्कि उन फोर्सेस को जो कि बॉडी पर लग रहे हैं। इसकी मदद से हमें सारे फोर्सेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखिए जैसे ये आदमी लिफ्ट में खड़ा हुआ है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बीच में लिफ्ट का सरफेस आएगा, ये सरफेस कंप्रेस होगा, इसका ऑपोजिशन हमें मिलेगा। और ऑपोजिशन किस डायरेक्शन में मिलेगा, जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट। तो ये कंप्रेस हो रहा है लिफ्ट का फ्लोर डाउनवर्ड, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कहलाता है आपका एफबीडी। अब इसमें हम पहला केस ले रहे हैं कि आपका जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। यानी पर्सन पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर कितना फोर्स है एन, नीचे कितना फोर्स है एम जी। यहाँ पे रीडिंग बोला जाता है, अपेरेंट वेट बोला जाता है। अपेरेंट वेट का मतलब ये है कि अगर इस पर्सन को हम एक वेइंग मशीन पे खड़ा कर दें तो वेइंग मशीन पे क्या होगा, जो नॉर्मल फोर्स हम सरफेस ऑफ लिफ्ट पे लगा रहे हैं वो वेइंग मशीन पे लगेगा। तो वेइंग मशीन जब कंप्रेस होगी तो वो आदमी को नॉर्मल देगी ऊपर, और वेइंग मशीन पर नॉर्मल लगेगा नीचे। यही जो आपका नॉर्मल लग रहा है वेइंग मशीन पर, यही रीडिंग के बराबर होगा। तो यहाँ आदमी जो है वो रेस्ट में है, या यूं कहें कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो दोनों ही केस में उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। इसलिए उसका जो अपेरेंट वेट है यानी जो रीडिंग है वो नॉर्मल के बराबर होगा। और नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी के। दूसरा केस है कि लिफ्ट या तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे की तरफ रिटार्ड हो रहा है। अगर नीचे की तरफ रिटार्ड हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी है लेकिन कम हो रही है, तब भी एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर। इस केस में नॉर्मल बड़ा फोर्स हो जाएगा, एम जी छोटा फोर्स हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे क्या, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो हमें यहाँ से नॉर्मल क्या मिलेगा, एम जी प्लस ए, यानी अपेरेंट वेट जो होगा वो एम जी से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में आपकी जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आएगी वो एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। दूसरा केस है कि आपकी जो लिफ्ट है वो या तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है या ऊपर की तरफ रिटार्ड कर रही है। ऊपर की तरफ अगर रिटार्ड कर रही है यानी ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। इस केस में बड़ा फोर्स कौन होगा, एम जी। इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, एम जी माइनस ए, यानी जो अपेरेंट वेट है लिफ्ट का वो एम जी से कम आएगा। तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से यहाँ पे कम मिलेगा। सपोज करिए कि लिफ्ट जो है वो फॉलिंग फ्रीली हो, मतलब जिस रोप से आप, जिस रस्सी से आपकी लिफ्ट ऊपर नीचे होती है, जिस चेन से होती है, वो मान लीजिए टूट जाए और आपकी लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल करे। ऐसे केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इस केस में अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस, क्योंकि इसमें नॉर्मल ज़ीरो होगा, बॉडी विल फॉल विद एम जी एंड एक्सेलरेशन विल बी जी। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि वेटलेसनेस की कंडीशन फील हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम कहते हैं बर्ड केज प्रॉब्लम। इसमें बर्ड हमें दिया हुआ है सिटिंग ऑन द बेस इन एन एयर टाइट केज, मतलब जो एयर है वो बाहर नहीं जा सकती। अगर ये बर्ड फ्लाई करना शुरू करता है तो वेट ऑफ सिस्टम जो है चेंज नहीं होगा। अगर बर्ड ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेट ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज इफ द बर्ड फ्लाइज विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। वेट सिस्टम का बढ़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि जब बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो वो एयर को किधर पुश करेगा, नीचे। एयर पुश होगी तो फ्लोर पे बड़ा फोर्स लगेगा, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ क्योंकि एयर टाइट केज है, हवा जा नहीं सकती कहीं, तो जो फ्लोर पे बढ़ा हुआ नॉर्मल आ रहा है उसकी वजह से रीडिंग या वेट ऑफ सिस्टम ज़्यादा आएगा। इसकी बजाय अगर बर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है
तो उस केस में अब ऑब्वियसली वो एयर को किधर पुश करेगा, ऊपर की तरफ। तो एयर अगर ऊपर की तरफ पुश होगी तो नॉर्मल किधर लगेगा केज पर, वॉल की साइड ऊपर की तरफ, रूफ साइड ऊपर की तरफ। तो उस केस में क्या होगा, आपका वेट ऑफ सिस्टम कम आएगा क्योंकि mg के अगेंस्ट में नॉर्मल लगेगा। अगर कहा है कि बर्ड जो है वो बेस में बैठा हुआ है वायर केज के, वायर केज मतलब जहां हवा का एक्सचेंज हो सकता है, और फिर ये फ्लाई करता है अपवर्ड, तो इसका वेट जो है वो डिक्रीज होगा सभी केसेस में। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये जो पुश करेगा एयर को, वो तो केज के जो आपका केज है वो एयर ही है, तो हवा जो है वो पुश कर रहा है, तो वो हवा बाहर चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि बर्ड उड़ गया तो बर्ड एयर में है, तो बर्ड के वेट को तो एयर बैलेंस कर रही है। तो अब अगर आप वेट ऑफ केज देखोगे तो उसमें केवल केज का वेट आएगा, बर्ड का वेट नहीं आएगा। तो आपका वेट जो था वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट की, यानी कांटेक्ट फोर्स की। यहाँ हमें दिया हुआ है दो बॉडीज कांटेक्ट में है। पहली बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, जब हम F फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी m1 मास की जिस पर फोर्स लगाया है ये चलने की कोशिश करेगी, ये चलने की कोशिश करेगी आगे की तरफ, तो ये m2 को धक्का देगी, m2 को नॉर्मल लगाएगी, पुश फोर्स जिसे बोलते हैं, तो बदले में m2 भी इस पर क्या लगाएगा, पुश फोर्स। तो ये n जो है दोनों में एक्शन रिएक्शन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में धक्का मुक्की होगी, इसकी वजह से क्या होगा, m2 भी एक्सेलरेट होएगा और आपका m1 भी एक्सेलरेट होगा। यहाँ पे हम दोनों का एक्सेलरेशन सेम लेंगे। क्यों? इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट कहता है कि आपकी जब ऐसी रिजिड सरफेस होती है और रिजिड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, जैसे यहाँ रिजिड सरफेस है, ये ब्लॉक की सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो जब ऐसा होता है तब आपका कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। यहाँ तो एक्सेलरेशन ही पूरा का पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पीछे वाला ब्लॉक जो है वो आगे वाले ब्लॉक को पेनिट्रेट कर देगा। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये ब्लॉक आपका m1 राइट हैंड साइड पे आगे बढ़ेगा उतना ही m2 को भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। जितना ये एक्सेलरेट करेगा उतना ही इसको एक्सेलरेट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये इसको पेनिट्रेट करके इसके अंदर एंटर कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसे क्या माना है, रिजिड। तो दो इक्वेशन बनेगी, m1 के लिए बनेगी f माइनस एन बराबर m1a और m2 के लिए बनेगी n बराबर m2a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सिस्टम ले लें। अगर हम सिस्टम ले लेते हैं तो n जैसे यहाँ इंटरनल फोर्स है, सिस्टम के पार्ट्स द्वारा एक दूसरे पे लगाया गया फोर्स क्या बन जाता है, इंटरनल। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वाली अप्रोच लगाएं कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कर दें, मास ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो इस केस में हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या मिलेगा, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स टोटल कितना है, केवल F, और सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आएगा, F अपॉन m1 प्लस m2। अगर नॉर्मल की जानकारी मांगी जाए तो फिर हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने बनाई हैं। अदरवाइज एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐसे केस में हम डायरेक्ट सिस्टम का अप्रोच जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 3 ब्लॉक हैं, 1 किलो, 1.5 किलो और 2 किलो के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया है जो ब्लॉक्स को पुश कर रहा है सिंगल यूनिट की तरह विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4। तो हमसे पूछा है, अच्छा पहले हमसे पूछा है कि वो फोर्स बताना है, फिर हमसे पूछा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, और फिर तीसरे में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो हम ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो हमें चाहिए होगा वो मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। तो मास ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, ये 4.5 इंटू 4, तो ये होगा कितना हमारा 18 न्यूटन के। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है कि सभी ब्लॉक्स पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बताना है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, पहले केस में ये होगा m1a, दूसरे केस में होगा m2a, तीसरे केस में होगा m3a, क्योंकि हम जानते हैं F नेट बराबर ma। तो m1a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4
ये कितना हो जाएगा M1A 1 इंटू 4, M2A कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 6 न्यूटन, M3A तो 2 इंटू 4 8 न्यूटन। तो पहले में रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन, दूसरे में 6 न्यूटन और तीसरे में 8 न्यूटन। फिर हमें बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो अब हमें इनके FBD बनाने पड़ेंगे। M1 के केस में F लगेगा इधर और नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2 लगेगा इधर। तो F का वैल्यू हमने निकाल लिया 18 न्यूटन, N12 हमें पता नहीं, लेकिन नेट फोर्स कितना है 4 न्यूटन M1 के केस में, तो N12 कितना आ गया 14 न्यूटन। दूसरा है M2 के केस में क्या होगा, जो N12 इसने लगाया लेफ्ट में M1 पे, वही इस पर लगेगा राइट में। ये राइट में जाने की कोशिश करेगा तो M3 इसको पुश करेगा। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स बड़ा होगा। तो N12 माइनस N23 बराबर M2A। N12 का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, N12 का वैल्यू है 14 न्यूटन माइनस N23 बराबर M2A 6। तो N23 कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 8 न्यूटन। तो हमारे पास इनके कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी इंफॉर्मेशन आ गई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।